बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसका जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में नमक व्यापार पर ब्रिटिश आधिपत्य, और इसके आज हम सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजस्थान में नमक पर एकाधिकार करने का प्रयास किया गया, और इस प्रयास के तहत ही उनके द्वारा सबसे पहले जयपुर और जोधपुर के साथ नमक संधियां की गई। तो अब सबसे पहले हम जयपुर और जोधपुर के साथ जो नमक संधियां की गई थी उन पर चर्चा करते हैं। अपने आर्थिक साम्राज्यवाद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1869 और 70 में जयपुर और जोधपुर राज्य पर दबाव डालकर उनके साथ नमक संधियां की, और सांभर झील के जो नमक उत्पादन पर उनके द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। जयपुर के जो नरेश थे सवाई राम सिंह, वो पूरी तरह से अंग्रेजों के प्रभाव में थे और वो अंग्रेजों के किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकते थे। राम सिंह का जो प्रधानमंत्री था फैज अली, वो भी पूरी तरह से अंग्रेजों का भक्त था। तो इस तरह से अंग्रेजों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जयपुर के साथ संधि करने में। अगर बात करें हम जोधपुर की, तो जोधपुर नरेश जो तख्त सिंह थे, उनकी जो स्थिति थी बहुत ही दुर्बल थी, और वो सामंतों के साथ संघर्ष में लिप्त थे, और उनको सामंतों के विरुद्ध संघर्ष में अंग्रेजों की सहायता की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ नमक संधि की, ताकि जब जरूरत पड़ सके तो अंग्रेज उनकी सहायता कर सकें। जयपुर और जोधपुर नरेश ने सांभर झील में नमक उत्पादन और उसके व्यापार करने का जो अधिकार है वो अंग्रेजों को देने संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर कर दिए, और यह जो संधि है वो अगस्त 1869 से अप्रैल 1870 के बीच में संपन्न हुई। जयपुर राज्य की साथ जो संधि हुई थी, उस समय जयपुर के महाराजा मानसिंह थे, और उनके द्वारा 7 अगस्त 1869 में शिमला में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि की शर्तें निम्न थीं। जयपुर सरकार ने सांभर झील की सीमा में नमक बनाने, बेचने और उस पर कर लगाने का अधिकार अब अंग्रेजों को दे दिया। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक पर कर लगाने का अधिकार भी जयपुर सरकार को नहीं रहा। जयपुर सरकार केवल 1,72,000 मन नमक पर ही कर लगा सकती थी, जो उसे अंग्रेज सरकार के द्वारा 50 पैसे प्रति मन के हिसाब से जयपुर राज्य में बेचने का लिए दिया गया था। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के बदले अंग्रेज सरकार ने जयपुर सरकार को 2 लाख रुपए पट्टे के और 1.5 लाख रुपए कर न लगाने के बदले देना स्वीकार किया। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने 7,000 मन नमक प्रति वर्ष जयपुर सरकार को देना स्वीकार किया। अब बात करते हैं जोधपुर नरेश तख्त सिंह के साथ हुई संधि की क्या शर्तें थी। तो जोधपुर नरेश ने सांभर झील पर जो उसका आधा भाग था उसको 1.25 लाख रुपए देकर अंग्रेजों को दे दिया। इसके अलावा जोधपुर राजघराने को निजी उपयोग के लिए 7,000 मन नमक प्रति वर्ष देना अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार किया गया। इस संधि के संपन्न हो जाने के बाद 18 अप्रैल 1870 को एक और संधि करके जोधपुर नरेश ने नावा और जो गूड़ा के जो नमक स्रोत हैं उन पर भी अंग्रेज सरकार को उनको हवाले कर दिया, और इसके बदले में जोधपुर सरकार को 3 लाख रुपए वार्षिक रुपए अंग्रेज सरकार के द्वारा देना तय हुआ। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी थी जो कि जयपुर और जोधपुर राज्य के लिए समान थी। जैसे कि जयपुर और जोधपुर राज्य द्वारा अंग्रेजों को दिया गया सांभर का जो पट्टा था वो स्थायी रहेगा, और इन राज्यों को पट्टा वापस लेने का अधिकार नहीं रहा। साथ में ही ब्रिटिश सरकार 2 वर्ष का नोटिस देकर पट्टा वापस कर सकती थी। उत्पादित नमक का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने सांभर के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों की तलाशी लेने और अनाधिकृत रूप से नमक बनाने वालों को बंदी बनाने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने सांभर में माल्ट न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, और यह जो न्यायालय थे वो अपराधियों को दंडित भी कर सकते थे। तो एक तरह से जो नमक उत्पादित जो क्षेत्र है उसमें सारे के सारे जो अधिकार है वो ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रख लिए थे।
अब बात करते हैं कि ये जो जयपुर और जोधपुर राज्य के साथ जो नमक संधियां की गई उसका क्या प्रभाव हुआ। जयपुर और जोधपुर राज्यों के साथ नमक संधियों के परिणाम स्वरूप नमक जैसी साधारण वस्तु जो कि जन सामान्य को आसानी से सुलभ और हो जाती थी और वह उसकी जो दर थी वो बहुत ही सस्ती थी, अब वह अत्यधिक महंगी हो गई। इसके अलावा सांभर, नोवा और जो गुड़ा के जो नमक उत्पादित केंद्रों पर ब्रिटिश सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो गए। अब किसी अन्य राज्य के लिए वहां पर नमक बनाना संभव नहीं रहा। लेकिन अगर गुणवत्ता की बात करें तो जो सांभर का जो नमक था वह श्रेष्ठ माना जाता था। इन संधियों का सर्वाधिक जो घातक जो परिणाम वह भरतपुर के नमक उद्योग पर पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने गुणवत्ता में श्रेष्ठ इस नमक को दिल्ली, आगरा, मथुरा के बाजारों में पूरी तरह से भेजना आरंभ कर दिया था। भरतपुर के कुओं से जो खारा नमक बनाया जाता था उसका सांभर के नमक की उच्च स्तरीय गुणवत्ता के समक्ष टिकना संभव ही नहीं रहा, जिससे जो भरतपुर के जो नमक है उसकी मांग ही समाप्त हो गई और भरतपुर के कुओं से खारा जो नमक का उत्पादन है वो लगभग बंद हो गया और भरतपुर के जो व्यापारी इसमें खारे नमक बनाने में अपना जो धन लगाए हुए थे वो एक तरह से दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए। वस्तुतः ये जो संधियां हैं वो अंग्रेजों द्वारा नमक के उत्पादन और व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के मार्ग में मील का पत्थर सिद्ध हुई, क्योंकि इन संधियों की जो उपलब्धियों से अब अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब वो इन राज्यों के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में अन्य जो झील थी उनके संदर्भ में संधियां करने की तरफ अग्रसित हुई। इन संधियों से अर्जित लाभ ने अंग्रेजों की एकाधिकार की महत्वाकांक्षा में वृद्धि कर दी और जिसके परिणाम स्वरूप 1876 तक राजस्थान के जो लाभदायक जो नमक उत्पादित जो क्षेत्र थे उस पर नियंत्रण और व्यापार पर जो एकाधिकार स्थापित करना अब ब्रिटिश जो सरकार है उसकी नीति का मुख्य लक्ष्य बन गया था। साथ ही ब्रिटिश सरकार झंझटपूर्ण नमक रेखा को समाप्त करने की भी इच्छुक थी, किंतु इन सब के लिए राजस्थान के समझ और नमक उत्पादित केंद्रों पर नियंत्रण के लिए उन राज्यों से समझौता करना आवश्यक था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस कार्य को संपन्न करने का जो दायित्व है वो ए.ओ. हुम को दिया गया और 1869 से 70 की जो नमक संधियों ने नमक उत्पादन और नमक के व्यापार पर ब्रिटिश जो एकाधिकार है उसकी स्थापना की आधारशिला तैयार कर दी थी और इसी पर आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1869 से 1882 के बीच में राजस्थान के सभी राज्यों के साथ नमक संधियां की गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजस्थान के नमक उत्पादन और उसके व्यापार पर जो एकाधिकार की नीति है उसके क्रियान्वयन जोधपुर राज्य के साथ आरंभ हुआ और 1869 और 70 की जो नमक संधियों के बाद जोधपुर राज्य के पास डीडवाना, पंचपदरा, लूनी, फलौदी आदि के रूप में जो अनेक उत्पादन के जो स्रोत थे वो अभी बचे हुए थे। अतः अंग्रेजों ने 1878 में एक संधि के द्वारा डीडवाना, पंचपदरा, लूनी और फलौदी के जो नमक उत्पादन केंद्र हैं उन पर अधिकार कर लिया और फरवरी 1879 में एक अन्य संधि के द्वारा जयपुर महाराजा राम सिंह ने 1869 की जो संधि के द्वारा राज्य की जो प्रजा के लिए मिलने वाले 1,72,000 मन सस्ते नमक को 4 लाख रुपए वार्षिक के बदले छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे 1882 तक राजस्थान के समस्त जो नमक उत्पादित जो राज्य हैं उनके साथ समझौता करके उनके समस्त जो नमक उत्पादन केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन राज्यों के साथ किए गए समझौते के अनुसार सभी राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में नमक उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया और इसके उल्लंघन करने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। किशनगढ़, भरतपुर, अलवर, धौलपुर राज्यों ने तो अपने अपने राज्यों में कलमी और सोरे सहित नमक से संबंधित किसी भी वस्तु के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया।
इन समझौतों में केवल जयपुर और जोधपुर राज्यों को ही सोरे के उत्पादन की छूट दी गई थी और अन्य राज्यों को निम्न स्तर के खारी नमक का उत्पादन भी बंद करवा दिया गया। जैसलमेर राज्य के साथ किए गए समझौते में उसके नमक उत्पादन की जो सीमा है उसको निश्चित कर दिया गया तथा उस नमक के राज्य के बाहर निर्यात या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी राज्यों को उस नमक जिस पर ब्रिटिश नमक कर चुकाया जा चुका था पर किसी भी प्रकार का कर, चुंगी या पारगमन शुल्क लगाने से मना कर दिया गया तथा बिना ब्रिटिश नमक कर चुकाए गए किसी भी नमक के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन समझौतों में यह भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी राज्य में व्यापारियों के पास नमक का भंडार होगा तो राज्य सरकार उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगी या उस व्यापारी को नमक कर चुकाने के लिए कहेगी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इन समझौतों के द्वारा सभी राज्यों के जो नमक उत्पादित जो क्षेत्र हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसके बदले में इन राज्यों और ठिकानों के लिए वार्षिक क्षतिपूर्ति की अलग अलग राशि निर्धारित कर दी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शासक को उसके पारिवारिक उपभोग के लिए निश्चित मात्रा में निःशुल्क नमक देना भी तय किया गया, जिसकी मात्रा जहां किशनगढ़ के लिए 50 मन वार्षिक तय की गई तो जोधपुर के लिए 10,000 मन वार्षिक थी। साथ में ही जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और सिरोही राज्यों को निर्धारित मात्रा में कुछ नमक स्थानीय जनता के उपभोग के लिए भी रियायती मूल्यों पर देना स्वीकार किया गया ताकि इन नमक संधियों से जनता में किसी भी प्रकार का असंतोष पैदा नहीं हो। इस प्रकार 1879 से 1882 के बीच में इन नमक संधियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 22 लाख रुपए की वार्षिक क्षतिपूर्ति के बदले में राजस्थान के 57 से 65 लाख टन जो नमक है उस पर अधिकार किया गया और जिससे ब्रिटिश सरकार को नमक कर के रूप में 2 करोड़ रुपए की वार्षिक उत्पादन के स्रोत पर अधिकार होने से उसको आय होने लगी। और अब हम बात करते हैं कि नमक एकाधिकार नीति के क्या परिणाम सामने आए। तो राजस्थान के विभिन्न नमक उत्पादन राज्यों के साथ समझौता हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार को किसी अन्य स्रोत से अब कोई भी भय नहीं रहा। इन समझौतों के बाद राजस्थान की जनता के लिए नमक जैसी सामान्य जो उपभोग की जो वस्तु है वो भी अब 3 से 4 गुना महंगी हो गई। साथ में ही इन समझौतों में कलमी और जो शोरे और खारे नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे जो सूती कपड़े की छपाई, ऊन की रंगाई और चमड़े के काम से संबंधित जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन उद्योगों में शोरे का काफी प्रयोग होता था। भारत का कलमी शोरा यूरोप के किसी देश में निर्मित कलमी शोरे से बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता था और इसके पर प्रतिबंध लगाने से यहाँ पर जो औद्योगिक विकास की जो संभावनाएं थी वो अब क्षीण हो गई थी। अब राजस्थान के जो व्यवसायी थे उनको भी शोरे का आयात करना पड़ा, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को की जो आय है उसमें वृद्धि होने लगी। साथ में स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन की जो लागत है वो भी बढ़ गई थी। खारे नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने से जो ऊंट और मवेशियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1875 तक लगभग सभी नमक उत्पादन केंद्र रेल मार्गों से जोड़ दिए गए थे, जिससे कि नमक का जो परिवहन करता जो बंजारा वर्ग था वो अपने जीवन यापन के जो परंपरागत साधन से वंचित हो गया और इन समझौतों के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने का कार्य कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया, जिससे अन्य जो नमक स्रोत थे उन पर जो कार्यरत श्रमिक हैं उनके सामने रोजी और रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। इन संधियों ने राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत नवीन आर्थिक शोषण नीति का आरंभ कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान की जनता की निर्धनता में वृद्धि हुई और यहाँ के जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनका ह्रास होना आरंभ हो गया। इस संदर्भ में डॉक्टर रघुवीर सिंह का कहना है कि राजस्थान में अन्यत्र भी व्यापार के लिए नमक न बनाने और बाहर से आने वाले नमक पर कोई चुंगी या राहदारी वसूल नहीं करने के लिए 1879 से 1882 में जो संधियां करके नरेशों को नमक कर की आय से वंचित करने से उनकी जो आर्थिक अवस्था है वो उसको बहुत ही दयनीय बना दिया गया था। इस प्रकार अंग्रेज सरकार ने
नमक पर एकाधिकार की स्थापना करके अपनी आर्थिक अवस्था में सुधार किया, परंतु राजस्थान की जो आम जनता है और जो नरेश है उनकी आर्थिक अवस्था दयनीय हो गई। राजस्थान के विभिन्न राज्यों में नमक का उत्पादन समाप्त करके उन राज्यों को प्राकृतिक साधन से ही वंचित कर दिया गया और वहां के इन उद्योगों को समाप्त करके बेरोजगारी को बढ़ा दिया और नमक जैसी जो दैनिक जीवन की जो आवश्यक वस्तु है उसको महंगा कर दिया और यही इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम सामने आया। देखा जाए तो राजस्थान में नमक उद्योग ही 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण था और बड़े स्तर के उद्योगों में अकेला ही था। इसके साथ ही नमक संबंधी संधियों ने यहाँ के नरेशों की कूटनीति के खोखलेपन को भी स्पष्ट कर दिया और नरेशों ने अंग्रेजी सरकार को नमक का एकाधिकार सौंपकर जनहित की अवहेलना ही नहीं की बल्कि उन्होंने अपने को अंग्रेजी सरकार का शरणागत भी बना दिया था। अपनी इन नीति से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को रोकने की अब उनमें क्षमता नहीं है। एक तरह से वे उनके हाथों की कठपुतली मात्र बन गए थे और इसी कारण से आगे उनके द्वारा भारत का और राजस्थान के राज्यों के में जो आर्थिक जो शोषण की नीति है वो ज्यादा कामयाब हो पाई।